हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए आज के शिफ्ट सुबह वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो भी बच्चे 23, 24 या 28 को एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आया हूं। बताओ कैसे आप आसानी से 76 मार्क्स तक केमिस्ट्री में मात्र 15 से 20 मिनट में ला सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल कैसे पूछे गए। ये सारे सवाल मेमोरी बेस्ड है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप सभी का कि आखिरकार हमको अटेम्प्ट कैसे लेना है और फटाक देने से 70 से 75 नंबर हम 15 से 20 मिनट में जब एग्जाम में स्कोर कर लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम हमारे पास बचता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला सवाल अगर आपके सामने में यहां पर देखूं तो आप एक सेकंड पेन थोड़ा ले लेता हूं। आप देख रहे हो कि द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ लोग CFT नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगरेशन करके सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, वहां गलती हो सकती है। सवाल में बोला है लो स्पिन, इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इन सभी का Mn3+ में अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास यहां पर 3d 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं Cr3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां होंगे 3d 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता 4:3d6 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। तो यहां पर आपके पास होंगे 3d 5। और जब आपसे बोलेगा CO3+ में कितने होंगे, तो यहां होंगे 3d6। अब कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करना है, CFT वाला। आपको पता ऑक्टाहेड्रल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा और जब तक T2g पूरी तरीका से फुलफिल्ड नहीं होता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो ये 4 है तो आपका क्या आ जाएगा 2 1 1, EG तो आपका 0 ही होगा। यहां 3 है तो क्या आ जाएगा T के ऊपर में 1 1 1, EG तो आपका 0 ही है। D5 है तो क्या आ जाएगा 2 2 1, EG आपका अगेन 0 हो गया। D6 है तो क्या आ जाएगा 2 2 2, EG अगेन 0 हो गया। यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 1 और यहां कितने हैं 0। तो अगर आपसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है आपका Cr3+ में। एक ही ऑप्शन यहां नजर आ रहा है, ऑप्शन 2 टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा, देख लो पीरियोडिक टेबल का पूछता है कि कौन सा इसमें से नाइट्रोजन वाला है। तो ऑब्वियसली बोरोन से लेके ऑक्सीजन तक अगर तुम लिखोगे तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। कारण क्या है, हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रखता है। तो इसमें देख लो कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1402। आप इसको आराम से टिक कर सकते हो, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलता है, देन एलिमेंट P ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स ए स्पीशीज टाइप EH4+। P ब्लॉक का कोई एलिमेंट है जो EH4+ बनाता है। ठीक, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। थोड़ा सा अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस का कैटायन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें 0 ग्रुप में आता है NH4+। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, विच पास थ्रू अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ K2HgI4 फॉर्म्स अ ब्राउन PPT। अब ये ब्राउन PPT किसका बनाता है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है तो ये बनाता है इसको कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। तो आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट E हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंस इक्वल्स टू 5। क्या ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्या ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बोला ब्राउन PPT फॉर्म्ड इज, यस यही है वो जिसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। तो ये भी आपका यही आपका सही है। तो एक ही ऑप्शन हमको चूज करना, तो हम आगे उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इस टाइप का सवाल बार बार आ रहा है, आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए। नेम रिएक्शन में कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं, हर बार मतलब कल के शिफ्ट स्टार्टिंग के 2 शिफ्ट में पूछा गया, आज के शिफ्ट में भी सिमिलर टाइप का सवाल देखने को मिल रहा है। आप अब यहां पर देख रहे हो कि यहां पर आपका जो A है ये क्या है, ये सबको पता है टॉलरेंस टेस्ट है। टॉलरेंस टेस्ट है, देखो इसी में आपको पता चल जा रहा है, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। बाकी अगर थोड़ा भी आपको आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको HgCl2 ये क्या हो जाएगा, आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। और NH2 KOH आपका क्या हो जाएगा, उल्ट-किस्नर रिडक्शन। वहीं Cu2+ और OH- आयन किसका है, फेलिंग सोल्यूशन का रिएजेंट है। बड़ा आसान सा सवाल है। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोलता है, द एलिमेंट X ऑफ द P ब्लॉक फॉर्म्स ए हाइड्राइड HX। बोला P ब्लॉक का एक एलिमेंट है जो कि HX फॉर्म कर रहा है, which has the longest bond length, then the element X will have the shortest covalent radius। अब तुम बताओ R बराबर क्या होता है, D/2, और ये D क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस RC। अगर थोड़ा भी पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान है तो
अब अगर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और यहाँ क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशन बता रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में देखते हैं, बोलता है एन एलिमेंट ई ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स ए हाइड्राइड EH3 दैट हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अगर ग्रुप 15 का बारे में बता रहा है तो आपको पता है NH3 होता है, फिर PH3 होता है, फिर ASH3 होता है, नाना पापा अंशु सब बिंदास। अब आप अगर आप यहां पर देखें सबसे लीस्ट किसका होगा, ये सबसे मैक्सिमम होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो लीस्ट किसका हो जाएगा, PH3 का। अब तुम बताओ यहां पर क्या बोलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका आपका लीस्ट है हैज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नहीं भैया, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है तो उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5। मतलब ये भी गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोलता है, 2 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक कैन फॉर्म द फॉलोइंग हैलाइड्स। बोला 2 हैलाइड बना रहा है, एक बना रहा है XF3, एक बना रहा है YF3। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर नहीं हो सकता, लोन हो पेयर हो गया तो ऑक्टेट हो जाएगा, ऑक्टेट हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया तो फिर लुईस एसिड नहीं होगा, याद रखना। यहां पर बोला ये लुईस बेस है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा, तो यहां पर क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर तो है ही, और साथ में एक आपका क्या है, लोन पेयर। तो ऑब्वियसली अगर 3 बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और 3 + 1 स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बोलता है एन एलिमेंट M डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। ऑब्वियसली कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा भैया जिसको आप HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता। अब हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज कर, इसका मतलब वही एलिमेंट्स होंगे जो नीचे हैं। अब नीचे कौन है, कॉपर है, Ag Au है, ये सारे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बोलता है MSO4 का फॉर्मेशन करता है व्हेन ट्रीटेड विथ एक KCN, उसका सल्फेट MSO4 ये बता रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 हो सकती है, ठीक। अब आपको ही पता है कि Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और Au का +1 और +3, तो +2 वाला कौन बचा, कॉपर। इससे ये पता चल रहा है CuSO4 को आपने क्या किया, KCN के साथ रिएक्ट कराया, और KCN आप क्या रखें, एक्सेस, और ये क्या लिए हैं, 1 मोल। अब आपको भी पता है कि अगर कोई डी ब्लॉक का प्राणी है, उसके सामने लिगेंड उसको नजर आ जाए, जैसे यहाँ CN- लिगेंड नजर आ रहा है, तो आपको ही पता है ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाता है, CuCN4, क्लियर। फिर बोलता है क्या है, जो बना कंपाउंड P, द अमाउंट ऑफ MS फॉर्म्ड व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू इट। और जब आप इसको H2S से पास कराएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कभी भी आपका फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या बनेंगे, हाउ मेनी मोल्स, 0 मोल विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए फॉर्मल चार्ज के ऊपर में सवाल पूछा है, आप कोई भी, अगर आपको पता है नाइट्रोजन कभी भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, और आपको ये दिख रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर एज इट इज 6 है, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। जिस तरफ एरो होता है उस तरफ -1, और जिस तरफ से एरो जाता है इसके कारण क्या आ जाएगा, +1, क्लियर। कोवेलेंट बॉन्ड के कारण किसी प्रकार का कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी 0 इधर भी 0। तो अगर आप बोलोगे 3 पे क्या होगा, 3 पे आ रहा है 0, 3 पे आ रहा है 0, और ये एक ही जगह मौजूद है, वो है ऑप्शन नंबर 3, और 1 पे आ रहा है -1, 4 पे आ रहा है +1, और 2 पे आ रहा है 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट तरीका से ही बना सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर बोलता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, देखना होगा कि सॉल्वेंट कैसा है। सॉल्वेंट आपका कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा यहां पर, तो I- का, देन CH3O- का, फिर PHO- का, और फिर लास्ट में आएगा F-। अगर आपने NCERT पढ़ा है, आपने थोड़ा सा भी अगर SN1 SN2 रिएक्शन को थोड़ा सा पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा, आसानी से आंसर दे सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट पे ध्यान नहीं दिए तो आपका मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा बेटा। आ रहा बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो SN1 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड अगर आपने पढ़ा है उसमें SN1 SN2 रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको ही पता है कि SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपको पता है यहां पर कितना पीएच लगा हुआ है 2, यहां कितना पीएच लगा हुआ है 3। अगर यहां से Br जाएगा तो इसके ऊपर प्लस लेकर के आएगा, यहां से Br जाएगा तो यहां प्लस आएगा। अब बताओ इस प्लस को 3 तरफ से फिनाइल लग करके क्या कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहा है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी R, उसके बाद किसकी आएगी S। अब यहां पर देखो, यहाँ बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ छोटा ग्रुप लगा हुआ है, यहां से हटा यहां से हटा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा यहाँ से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, मतलब P विल बी मोर स्टेबल। तो R S के बाद क्या आ जाएगा P देन Q, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। थोड़ा थोड़ा अगर आपने नॉलेज रखा है SN1 SN2, ये बेसिक बातें खाली याद करके चल जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ो, देखो रीमर टीमन रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, वेरी फेमस रिएक्शन, बोर्ड्स के लिए भी अब बच्चों ने पढ़ा होगा। रीमर टीमन, एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, इसी ये सारे तो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चा। आप यहां पर देख रहे हो रीमर टीमन में क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, OCl सैलिसल्डिहाइड, और एक बनता है माइनर में क्या बनता है, पैरा। क्लियर, यही 2 प्रोडक्ट बनता है। बोलता है मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड। स्टेटमेंट 1 तो सही है। बोलता है ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से ये सेपरेट हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये स्टीम वोलाटाइल है, ये स्टीम वोलाटाइल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सा, ऑर्थो वाला, और ये स्टीम नॉन वोलाटाइल है, तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा है, अगर यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देखो अगर आप इसको खोल करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ H आ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। इंट्रामोलिकुलर जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, उसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह को घटा देता है बेटा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये वोलेटाइल होगा मोर, तो आसानी से स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेवो रोटेटरी। अब अगर आप सुक्रोज का बात करोगे तो सुक्रोज आपका क्या होता है, लेवोरेटरी होता है। क्यों, क्योंकि जब भी सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एक बनेगा डी ग्लूकोज और एक बनेगा आपका डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यूज याद होना चाहिए। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है तो वहां पर ये स्टेटमेंट बहुत बार आता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसका लगभग +52 डिग्री और यहाँ -92 के आसपास होता है, ठीक है, और ये लगभग +62 या 3 के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब ये आपने हाइड्रोलिसिस कराया, पहले तो ये क्या था, डेक्स्ट्रो था, लेकिन यहाँ पर माइनस आया, क्यों, ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। ये आप सुने होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइन है एनसीईआरटी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स अच्छा से पढ़ करके जाना। म्यूटा रोटेशन कराने पर, ये म्यूटा रोटेशन होने के कारण ये -92 डिग्री और ये 52 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर हल्का सा भी आपने पढ़ा है तो इसका जो सम होगा वो क्या दे रहा है आपको, लेवोरोटेटरी दे रहा है, ठीक। पहला स्टेटमेंट सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेवोरोटेटरी, ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 तो सही है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सच दैट द लेवोरोटेशन ऑफ द ग्लूकोज इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज, ये गलत है। लेवो कौन देता है, फ्रुक्टोज देता है, और डेक्स्ट्रो कौन देता है, ग्लूकोज देता है। ये प्लस में वो माइनस में, मतलब स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो ये भी ऑर्गेनिक का बड़ा ही प्यारा सा इजी सा सवाल है, थोड़ा सा अगर आपको बॉन्डिंग का भी नॉलेज है तो आप बना सकते हो, है ना। पहला क्या बोलता है, आपके पास 2 स्ट्रक्चर दे दिया, बोला इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो अब यहां पर देखो Q हैज मोर डेल्टा माइनस ऑन क्लोरीन देन P। Q के मॉलिक्यूल में क्लोरीन के ऊपर में डेल्टा माइनस ज्यादा है। भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है। कारण क्या है, आपको भी पता है हेलोजन का लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में करेगा तो डेल्टा नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होने लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट, Q हैज मोर डायपोल मोमेंट देन P। भैया Q का डायपोल मोमेंट कैसे ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट तो क्लोरीन का साइक्लोहेक्सेन के केस में ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा QCl इन Q में क्या है, CCl बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड करेक्टर। यस, ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ रेजोनेंस होने के कारण इसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन Q Cl इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस, दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर बोलता है इन Q CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर। बोलता है C और Cl का जो बॉन्ड लेंथ है
इन केस ऑफ Q वो ज्यादा है इसके मुकाबले। नहीं भैया, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बेटा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब कौन कौन सा आपका ऑप्शन सही है, एक C सही है और दूसरा D सही है। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है साइक्लोएल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। भैया क्लास 10th का बच्चा भी जानता है ना, इस टाइप का रिएक्शन वो देखा हुआ है। तो साइक्लोएल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन ड्यूरिंग द रिएक्शन 1 मोल ऑफ साइक्लोएल्केन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ Br2 then forms a product Y. The product Y has a Br ratio of 3:1। अब देखो सिंपल सा, कार्बन कितना है, ब्रोमीन कितना, बोलता कार्बन 3 और ब्रोमीन 1 के रेशियो में, मतलब ये सिंपल रेशियो होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन तुमको भी पता है कि अगर आप जब भी Br2 को किसी भी एल्कीन ग्रुप से रिएक्ट कराते हो तो कम से कम 2 Br तो लगना ही लगना है। मतलब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तब हमको एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एंड ब्रोमीन के बारे में पता चलेगा। क्लियर। अब 6 कार्बन से रिलेटेड कोई साइक्लोएल्कीन है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्कीन आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब आपका कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6, हर जगह यहाँ 2 2 लगा दो। ठीक है, हर जगह 2 2 लगा दो, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब C6H10 है। इसको आपने Br2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, C6H2 बाहर आ जाता है, तो यहां हो जाएगा C6H8Br। क्लियर। तो स्टार्टिंग में आपका एल्कीन ये था। अब आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द प्रोडक्ट, तो ब्रोमीन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान सा है, आप इसका क्या निकालोगे, मोलिकुलर मास निकाल लेना। मोलिकुलर मास निकाल लेना, क्या आ जाएगा, 6 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 2 × अब यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक मास याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एटॉमिक मास याद नहीं है तो मामला बिगड़ सकता है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो और ब्रोमीन का मास कितना है इसी कंपाउंड में, मास ऑफ ब्रोमीन 160। आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना, मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये आपको क्या दे देगा, परसेंटेज ब्रोमीन। क्लियर। बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है लेकिन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है, व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म देन अ वायलेट कलर ऑफ हैलोजन अपीयर्स। बोलता है 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया, कितना दिया हो बेटा, 0.15 ग्राम। ठीक है, गिव्स 0.12 ग्राम ऑफ सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड का भी वेट दे दिया, AgI का कितना दिया वो 0.12 ग्राम। बोलता है द परसेंटेज ऑफ हैलाइड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात क्लियर है। अब जो भी हैलाइड है, लेट सपोज मैंने I लिख दिया लेकिन AgX है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। अब आगे बढ़ते, बोलता है परसेंटेज ऑफ हैलाइड, तो हैलाइड का परसेंटेज निकालना, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका हैलाइड का वेट कितना यहाँ पर है ना। अब इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ी है, आपको यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला यहाँ पर वायलेट कलर ऑफ हैलोजन इज अपीयर। वायलेट कलर किसका होता है, आयोडीन का होता है। मतलब यहाँ पर X क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक, अब बड़ा आसान है, आप यहां से मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे, मोल्स ऑफ AgI, तो 0.12 अपॉन मोलर वेट ऑफ AgI। अब मोलर वेट आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका 108 होता है, 127 होता है, ऐड कर लेना, 235 आ जाएगा। तो 0.12 आ गया अपॉन 235। अब मोल्स आ गया, आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ AgI। ठीक है, तो जितना मोल्स AgI का है उतना ही मोल्स आयोडीन का भी होगा। तो आयोडीन का मोल्स में कितना लिखूंगा, 0.12 अपॉन 235। वेट निकालना आयोडीन का, तो 0.12 अपॉन 235 इंटू 127, वेट आ गया। अब आपको वेट परसेंटेज निकालना है आयोडीन का इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आ गया वेट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन 0.12 ग्राम। और जितना यहां पर प्रेजेंट होगा उतना ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से सारा का सारा आयोडीन किसमें चला गया, AgI में। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.15 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो, हेनरीज लॉ से है। हेनरीज लॉ का क्या बोलता है, आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ लॉक के बीच में दे दिया, तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता, पार्शियल प्रेशर
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लॉग लगा दोगे तो लॉग हो जाएगा PCO2 बराबर लॉग KH प्लस लॉग काई XCO2। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हो, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या, देख के ही पता चल रहा है ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया, सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है KH फॉर, देखो NCERT खाली फॉर्मूला रखने से नहीं चलेगा, कितना अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन पूछा। आप एक बात ध्यान रखना, KH का जो वैल्यू होता है डज नॉट चेंजेस। कब नहीं चेंज करेगा, जब सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल होगा एंड डाइल्यूट होगा। इस कंडीशन में KH का वैल्यू आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, कहां कहां चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन के कारण चेंज नहीं होता हुआ नजर आएगा, नेचर ऑफ गैस के कारण चेंज नहीं होता हुआ नजर आएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के कारण चेंज नहीं होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कब, जब सॉल्यूशन आइडियल एंड डाइल्यूट होगा। वही बात को पहला में लिख रहा है, डज नॉट चेंजेस विद वेरिंग in the concentration of solute। Yes, statement 1 is correct। KH of a solution having same gas solute is independent of the nature of the solvent। Yes, ये भी सही है, लेकिन कब ये दोनों, सॉरी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट को लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर में लिखा ना आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ सॉल्यूशन के बारे में नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट को मैं इनकरेक्ट मानूंगा, स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मानूंगा। तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन 3 नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर यहां जैसे स्पेसिफाई किया आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, वैसे यहां पर भी स्पेसिफाई उसको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर कर रहा है ना, अपने मन से आइडियल नहीं मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर आर 3 एक्सपेरिमेंट्स रनिंग इन द सेपरेट वेसल फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलता है पहला ऑर्डर का काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर A का वैल्यू दे दिया 100 ml 10 m, 200 ml 10 m, C का दे दिया 100 ml 10 m और उसमें डाल दो। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा देने से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो आप सेम ही ले रहे हो ना भैया, उसी सॉल्यूशन का आपने 200 ml ले लिया, तो यहां पर भी कंसंट्रेशन आपका सेम है A और B के केस में। लेकिन C के केस में आप क्या कर रहे हो, पानी डाल दे रहे हो सॉल्यूशन में, इस 100 ml में और 100 ml वाटर ऐड करो, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब A और B का ज्यादा होगा, C का कम होगा। और आपको पता है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का पावर 1। क्लियर है, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा A और B का ज्यादा है, लेकिन ये A और B का बराबर भी है, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। क्लियर है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, सवाल बनेंगे आपसे। देखो अब ये आ गया आपका नस्ट इक्वेशन का सवाल। अब इस नस्ट इक्वेशन के सवाल में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, आप देखो इफ ई सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज x इंटू 10 टू द पावर -1, बोलता है ई सेल है, आपको दे दिया x इंटू 10 टू द पावर -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ रिएक्शन HSNO2 माइनस, HSNO2 माइनस, मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में, और यहां पर क्या दिया हुआ, ये +3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर, जहां ऑक्सीडेशन होता है वही आपका एनोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वहीं कैथोड होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप E0 सेल निकालेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन होगा। ठीक है, कुछ लोग E कैथोड माइनस E एनोड करेंगे, मैं उतना दिमाग नहीं लगाता, मैं सिंपल बात जानता हूं इन दोनों का। आपको ये पता होना चाहिए एनोड कौन है, तो हमको ये बात पता है कि भैया यही एनोड है और ये कैथोड का है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। क्लियर, अब तुम देखो ध्यान से, ये आपको दिया -0.90 वोल्ट, लेकिन यहां पर गौर करना, एग्जाम में यही सब छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं जाती है। इसको ये उल्टा है, ये जो आपको वैल्यू दे रखा है वो आपको किसका दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल का, जबकि आपको चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप इसको क्या करना पलट देना, सॉरी, ये हो जाएगा 0.90 वोल्ट, और ये आपको ठीक है रिडक्शन का दे रखा +3 से 0, हमको रिडक्शन चाहिए भी, इसका कैथोड का रिडक्शन ही चाहिए होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.44 वोल्ट। मतलब E0 सेल आपका क्या निकल कर क्या आ जाएगा, 0.90 वोल्ट,
माइनस 0.44 वोल्ट, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.46 वोल्ट। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ई नॉट सेल आ गया निकल करके। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको दे दिया 10⁶, ठीक, बड़ा आसान है यार, आपको ही पता है ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस कुछ नहीं दे रखा, मैं 0.06 ले लेता हूं अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 3, और यहां कितना इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, 2। तो 3 और 2 का आप एलसीएम ले लोगे, जब भी अलग अलग रहता है तो एन ऐसे ही निकालते हैं ना, एलसीएम ले लो, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ जगह 6 log Q, Q के जगह पे क्या लिख दोगे 10⁶, ये 6 बाहर आएगा, कट जाएगा, ये आ गया 0.46 माइनस 0.06 अपॉन 6 इंटू 6, क्लियर। अब यह आ जाएगा 0.40, अब थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू आपका अलग आएगा क्योंकि आप 0.059 लोगे ना, तो ये थोड़ा सा 4.14 इस टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के हमको x बताना है, तो आप इधर से एक और डिजिट इधर शिफ्ट कर दो, क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻1, x की वैल्यू तो 4 ही आएगी, इसमें कोई दाग नहीं है, बढ़ेगा भी तो क्या दिक्कत है, 4.1 समथिंग होगा तो, ठीक। इसी के साथ आपका ये सारा पार्ट खत्म होता है, लगभग 76 मार्क्स आप देखें कितने आसानी से ला सकते थे। थोड़ा सा ध्यान रखो, नस्ट इक्वेशन पढ़ो, ठीक है, बेसिक बातें ध्यान रख के जाओ, नस्ट इक्वेशन, हेनरीज लॉ, कहाँ डिपेंडेंसी है कहाँ नहीं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक ग्राफ्स आप करके जाओ, जिनका ग्राफ्स नहीं दे रखा उसका ग्राफ खुद से सोचो, 0 ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, है ना, सोल्यूशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूलाज थोड़ा देख करके जाओ, बाल्मर और आपके पैशन, इन सब का वेवलेंथ का आपको बोल देता बहुत बार रेशियो वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक साइड में बायोमोलिक्यूल जरूर कर लेना, अगर रिएक्शन नहीं आता एटलीस्ट रिएजेंट का नाम याद करके जाओ, +4 मार्क्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस में एनायन नहीं आता, कैटायन वाला टेस्ट देख करके जाओ, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में किसी भी कैटायन का आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर का कर लो, हाइब्रिडाइजेशन कर लो, पीरियोडिक टेबल इस बार मत छोड़ो, हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछे ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छा से करके जाते हैं तो आप आने वाले समय में, अगर आपका एग्जाम आने वाला है 23 तारीख को, 24 को या 28 को, ज़बरदस्त आप मचाने वाले हैं। मज़ा आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ कितने मज़ा आया, आपको सारे क्वेश्चंस का एक रेंज भी मिल गया बहुत कम समय में, ठीक है। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करते रहना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे।